Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So as you can see, आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी सीपीओ टीयर 1 में सभी पूछे गए हैं। फिजिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो ईयर या साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड थे, तो इसमें प्रॉपरली जितनी क्लासेस में इन्वॉल्व है वो है, लेकिन बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे करंट अफेयर्स की बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं। बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो सारी की सारी करंट अफेयर्स आपको एक जगह मिल जाएंगी और डेली अपडेट हो रही हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ और सारी प्लेलिस्ट भी हैं जिसमें क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच की अगर मैं बात करूं, आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिसर बैच में आप कुछ डेमो क्लासेस हैं आप वो देख सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पे आपको प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसी के साथ वो सारी वीडियोस को कैसे कवर करना है, इसी के रिगार्डिंग टारगेट्स ग्रुप बना दिए गए हैं ताकि आपको पता हो कि एक दिन में कितनी वीडियोस देखनी है, सो दैट आप आराम से सभी वीडियोस देख पाओ। आपका जो टाइम है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कंसिस्टेंसी नहीं बैठ पाती, तो उसी को फोकस में रखते हुए हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड ऑफिसर बैच है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। व्हेन डिड हाइनरिच हर्ट्ज डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑब्जर्व दैट शाइनिंग यूवी लाइट ऑन द इलेक्ट्रोड्स कॉज्ड अ चेंज इन वोल्टेज बिटवीन देम। कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको इसमें से लर्न करनी होंगी। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, उसकी डिस्कवरी किसने की? उसकी डिस्कवरी की थी हेनरिक हर्ट्ज ने। सबसे पहला फैक्ट कब की थी? 1887 1887 में की थी। कैसे? उन्होंने ये देखा था कि जब इलेक्ट्रोड्स पर पैराबैंगनी प्रकाश यूवी रेस पड़ती हैं तो वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला था, किसने कंक्लूजन दिया था? ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। जब कोई बल नहीं लगता तो वस्तुएं नियत गति से चलती हैं। पहली चीज, ये लॉ आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा, ये था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने और गैलीलियो दोनों ने दिया था। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। न्यूटन इसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं है। In 1928, which equation was derived and combines quantum theory and special relativity to describe the behavior of an electron moving at a relativistic speed। देखो अब ये जो है ना, ये आप समझ रहे हो ग्रेजुएशन में कभी पढ़ते हैं और एसएससी कभी इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता, लेकिन एग्जाम का लेवल टफ और इजी बनाने के लिए वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है। तो अब जो समझदारी है वो ये नहीं है कि आप इसका कंसेप्ट पढ़ोगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास में समझ जाओगे। प्रॉपर मतलब जैसे ब्लॉक्स पे चलते हो, स्टेयर्स पे चलते हो, वो बनाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप अपने 3-4 घंटे वेस्ट करो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बस आप क्वेश्चन अगर आया तो आप पढ़ लो, और इसी चीज़ के लिए फिर नॉर्मलाइजेशन की भी जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कम एस्पिरेंट्स होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो कौन सी समीकरण है जो 1928 में निष्पादित किया गया था, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो गतिमान इलेक्ट्रॉन है, उसके व्यवहार का वर्णन करने के लिए दो सिद्धांतों को मिलाया गया था, क्वांटम और ये स्पेशल रिलेटिविटी, विशिष्ट आपेक्षिकता। तो ये थी आपकी डायरेक्ट इक्वेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में यानी स्मॉल जी के बारे में बताइए। यूनिट है चारों में, है ना? तो यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सबको पता है। वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी पर? या तो 9.8 लेते हैं या तो 10 लेते हैं। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। तो सबसे पहला है इसकी वेलोसिटी, यानी वेग के बराबर है नहीं, फ्रिक्शन के बराबर है नहीं, यानी घर्षण के बराबर नहीं है। इसकी यूनिट जो है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण की इकाई के बराबर है। Which of the following is the correct statement? जूल पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है जूल। दूसरा, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। ये बिल्कुल ठीक है, जो वर्क है, जो कार्य है, उसकी जो इकाई है वो क्या होती है? जूल होती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट। वॉट जो होती है वो पावर की होती है, शक्ति की। जूल पर न्यूटन तो आप छोड़ ही दीजिए। नेक्स्ट,
What is the metric unit of pressure that is equal to 0.986923 ATM? इतने ATM के बराबर क्या होता है? एक बार का जो प्रेशर होता है, प्रेशर की दाब की बहुत सारी इकाई होती है, तो एक बार में इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इनमें से कौन सा मिलान गलत है वो पूछ रहे हैं। वॉल्यूम मीटर, तो पहली बात तो वॉल्यूम की जो इकाई होती है आयतन की वो मीटर क्यूब होती है, यही गलत है। प्रेशर की पास्कल होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, वर्क की जूल होती है, बिल्कुल ठीक है। बाकी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सार्वत्रिक नियम है, उसके बारे में गलत कथन बताना है। सबसे पहला, इट इज़ द फोर्स कॉजिंग टाइड्स ड्यू टू स्टार्स एंड अर्थ। जो आपके ज्वार भाटा बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? सन और मून की वजह से, सूरज और चांद के आकर्षण बल की वजह से बनते हैं, स्टार्स और अर्थ की वजह से नहीं बनते, यही गलत है। ठीक है, इट इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। बिल्कुल, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो इसी की वजह से लगा रहा है। जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो इसी की वजह से लगा रहे हैं। सैटेलाइट्स हैं वो इसी की वजह से, ग्रह उपग्रह जो होते हैं वो इसी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। और हम लोग जो पृथ्वी से चिपके हुए हैं वो भी इसी बल की वजह से, इसी नियम की वजह से। तो यही है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। किसी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु है, अब आप इसको रोटेट कर रहे हो, मतलब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं और ये रोटेट हो रही है, गोल बिल्कुल रोटेट हो रहा है, तो ये जो रोटेट हो रहा है अब एक एक्सिस के चारों तरफ, इस बल को, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इस फोर्स को बोला जाता है टॉर्क, यानी बलाघूट। चलिए, इनमें से ये बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कोई भी तत्व है उसे आयन बनाने के लिए कितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, वो होती है आयनन ऊर्जा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहला, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मोल ऑफ एटम्स इन द गैस फेज। जो आयनन ऊर्जा होती है वो मात्रा होती है जो गैस प्रवस्था में एक मोल में से एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल, जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं आयन बनेगा नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे मेटल्स हैं, जो धातु हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन अपने आप खो देते हैं, तो उनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, उन्हें ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, जो अधातु हैं, उनका काम है इलेक्ट्रॉन्स लेने का। तो अगर अब आपको उनसे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उन्हें और ऊर्जा देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन इसका हटा दो ताकि वो आयन बन जाए। तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को हटाने की जो ऊर्जा आप दोगे। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। गलत, साइज बड़ा होता जाता है ना, नीचे तक आओगे तो साइज अगर बड़ा है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कम होगी। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, जी नहीं, लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। विच इकोसिस्टम इज द वन दैट डज नॉट थ्राइव ऑन सोलर एनर्जी। इनमें से कौन सा एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो सौर ऊर्जा पर आश्रित नहीं है? सौर ऊर्जा पर जो आश्रित नहीं होता, या तो अगर ऊर्जा की बात करूं तो जियोथर्मल एनर्जी, अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं तो जो पानी के अंदर है बिल्कुल डीप में, तो वो है आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, गहरे समुद्र में पाया जाने वाला जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र। विच साइंटिस्ट प्रूव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो आपका अष्टक सिद्धांत है वो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था, जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध बनाने के लिए कौन सा? आपको मैंने एक्सट्रैक्शन में, मेटलर्जी में प्रॉपर प्रोसेस समझाई थी। 3 प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले आप कंसंट्रेशन करते हो, सांद्रण करते हो, फिर कन्वर्जन करते हो, उनका रूपांतरण करते हो, और बाद में होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, बिजली पास कराते हैं, और बिल्कुल प्योर मेटल हमें मिल जाता है, शुद्ध धातु मिल जाती है। तो वो जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण। Which British scientist is known for developing the principle of holography in 1947 to improve the resolution of electron microscope? इनमें से कौन सा ब्रिटिश वैज्ञानिक है जिन्होंने 1947 में
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आप कह सकते हो उनकी विभेदन क्षमता में सुधार लाने के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित किया था। तो इसके जो करेक्ट आंसर है प्रॉपर लर्न करने वाला ही है, ये है आपके डेनिस गैबर। डेनिस गैबर ने किया था, कब किया था? 1947 में किया था। कौन सी टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया? होलोग्राफी टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट, विच नोबेल लॉरेट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी एंड ऑब्जर्व दैट, किसने, जो नोबेल पुरस्कार विजेता ने, किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर ग्लास ट्यूब है, आपने एक ग्लास कांच के ट्यूब ली, उसमें एक गैस भर दी जो बहुत कम दाब पे थी, तो जब भी आप उनके बीच में वोल्टेज दोगे तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, यानी एक विकिरण जो है वो आपका निकलेगा। तो वो कौन से थे? ये थे आपके फिलिप लिनार्ड। ये याद रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? देखो पहली चीज तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, ठीक है। 1 किलोवाट की बात करूं तो आवर अपॉन में चला जाएगा, आप इसको 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। अब 10⁻³ का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3600, और एक 10⁻³ को लिख लो किलो, ये ऑलरेडी जूल्स में था, अब ये हो गया किलो जूल्स पर आवर, तो ये हो गया 3600 किलो जूल पर आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जड़त्व आघूर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल सही सूत्र, वो होता है mr², ठीक है। जड़त्व आघूर्ण के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I = mr²। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? चलिए, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर भी बोलते हैं। कंडक्टेंस की सीमेंस, ये बिल्कुल ठीक है। कैपेसिटेंस की डाइन, ये संधारित्र की डाइन, ये बिल्कुल गलत है, इसकी होती है फैरेड। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, और यू कैन से इट इज नॉट द करेक्ट मैच। इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट? इनमें से कौन से साल में जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने जो 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उसको बनाया था? और ये क्वांटम फॉर्मुलेशन एक थ्योरी थी जो इंडियन साइंटिस्ट ने दी थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने, उस पर बेस्ड करके इन्होंने ये अवस्था बनाई थी। तो ये बनाई थी 1924 में, ये याद रखेंगे। ये था आपका केमिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ एप्लीकेशन पे डिफरेंट बैचेस अवेलेबल हैं, आप लोग आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो गाइस, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।